महिंद्रा को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो इकलौते ऐसे ब्रांड है जो एक ही गाड़ी के एक ही जनरेशन में दो नाम कर देते हैं। एक नामकरण हुआ XUV 300, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम चेंज कर देते हैं, इसको XUV 3XO कर देते हैं। दे हैव डन इट। दे आर दी ओनली ब्रांड जो कि एक ही गाड़ी में दो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर करते हैं। मतलब टर्बोचार्ज इंजन तो मल्टीपल लोग ऑफर करते हैं, फोक्सवैगन भी करते हैं, एक लीटर का, एक 1.5 लीटर का, समझ में आता है। यहाँ पे 1.2 लीटर के ही दो ही इंजन है और दोनों ही काफी पावरफुल है। दे आर दी ओनली ब्रांड जो कि IRVM जो आता है उसके भी दो तरीके के ऑप्शंस आपको ऑफर करती है, और सनरूफ जो है उसके भी दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक छोटा वाला, एक प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ वाला। अब ये दो का जो चक्कर है वो सिर्फ महिंद्रा जान सकती है। बट इस फेसलिफ्ट के बाद में मेरा जो आज का मकसद है इस वीडियो का वो ये जानना है कि क्या इसकी जो पहले कुछ कमियां रह गई थी उनको ये एड्रेस कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट, तो इससे पहले कि हम इश्यूज की बात करें और उसकी बात करें कि उन्हें एड्रेस किया गया है, किस हद तक किया गया है, उससे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डिज़ाइन वाइज XUV 300 में एज सच कोई दिक्कत थी नहीं। इनफैक्ट मुझे इसका जो प्री फेसलिफ्ट मॉडल था वो ज़्यादा मस्क्यूलर लगता था, ज़्यादा बॉक्सी लगता था। ये कैसा लगता है ये आप बताइए। वैसे कई लोगों को ये पसंद भी आ रहा है, कई लोगों को नहीं भी आ रहा है, तो एक पोलराइजिंग सॉर्ट ऑफ ओपिनियन है। बट हाँ, ये फ्रंट जो है इसका कंप्लीटली चेंज कर दिया है। लोअर डैम जो है इसमें ये जो चीज़ है ये थोड़ी अलग है, अदरवाइज दिस पोर्शन हैज रिमेन मोर और लेस द सेम। मेरे पास दोनों की फोटो है और एक छोटी सी फुटेज है वो मैं डाल दूंगा, बट दिस पोर्शन हैज चेंज्ड। फिर LED प्रोजेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। फॉग लैम्प देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि LED से भी बड़े। तो ये एक डिजाइन एलिमेंट है, थोड़ा D शेप बोल दिया, जो भी आप शेप बोलो वो बोलोगे। 17 इंच के व्हील्स हैं, बट साइड से मोर और लेस सेम लगती है ये। हालांकि अलॉय व्हील्स का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा EV के जैसा ज्यादा लगता है। ये जो डिजाइन एलिमेंट है रेयर में, ये आप महिंद्रा की बहुत सारी कारों में आप देखना शुरू कर दोगे, इसलिए क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उसमें यही रेयर पोर्शन है और वो सेम चीज़ की गई है। अब मेरे को शिकायत एक चीज़ है, वो ये कि फ्रंट और रेयर में बहुत ज़्यादा सिंक जो है वो मेरे को दिख नहीं रहा है। हालांकि डिज़ाइन है, कई लोगों को पसंद आ सकती है। वैसे रेयर से एक्चुअली अच्छी लग रही है, फ्रंट से थोड़ी और बेहतर लग सकती थी। बट जो XUV 300 थी वो पीछे से ज़्यादा ब्रॉड नज़र आती थी। वो इस व्हीकल की चौड़ाई जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है वो क्लियरली दिखती भी थी। इससे ये थोड़ी सी छोटी लगने लगी है। नाउ इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग यू टेल मी, बट कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ टेल लैम्प्स आपको मिल गई है। बट एक चीज़ जो शिकायत है, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपकी उंगलियाँ थोड़ी मोटी है तो इसका जो ये दरवाज़ा है वो खोलने में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। एक तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पुराने वाले में थोड़ा सा ईजी था, हालांकि ये खोल लिया। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, और वो थी बूट स्पेस की XUV 300 की। बट यहाँ पे एक्चुअली कोई चेंज है नहीं, इट रिमेन्स मोर लेस द सेम। यहाँ पे एक पार्सल ट्रे नहीं दी गई है जिसकी वजह से आपको डेप्थ ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे ही पार्सल ट्रे आ जाएगी वापस से छोटा लगने लग जाएगा। बट क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एक अच्छी चीज़ है 60-40 स्प्लिट जो है वो आप कर सकते हो। आगे थोड़ा सामान पड़ा है बट 60-40 का स्प्लिट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ डिज़ाइन वाइज चेंजेस किए गए हैं। शार्क फिन एंटीना दे देते तो थोड़ा सा और मॉडर्न लगने लग जाता। ये डंडे वाला एंटीना भी दिया गया है, बट ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर एंड ऑल ऑफ दैट, मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जहां तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है तो उसमें एक्चुअली कोई चेंज नहीं किया गया है। आप खुद ही देख लीजिए। अब एग्जैक्ट मेजरमेंट टूल तो नहीं था, तो हमने पानी की बोतल और गगन भैया से काम चलाया। हालांकि बिकॉज ऑफ शार्प एंड हाई बम्पर्स, XUV 3XO का अप्रोच और डिपार्चर एंगल बेहतर हो गया है, जो कि एक्चुअली इसे खराब रास्तों में पहले से ज्यादा मदद करेगा। अप्रोच एंगल 23.4 डिग्रीज है और डिपार्चर एंगल तो थार से भी बेहतर है एट 39.6 डिग्रीज। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। हाँ, आप खराब रास्तों पे कुछ सिचुएशंस में इसे अपने राइवल से ज्यादा बेहतर पाएंगे। नाउ बूट स्पेस एक इशू था जिसको कि टेक्निकली कुछ एड्रेस नहीं किया गया है। नंबर 2 इशू वाज कि इंटीरियर जो था वो आउटडेटेड लगता था बहुत, जो कि इन्होंने बीच बीच में कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करने की कोशिश की। बट जब XUV 400 हमने देखी उसके साथ में ये डिपार्चर हमने देखा कि ये फ्लोटिंग टाइप की टच स्क्रीन आ गई है,
और सॉफ्ट टच मटेरियल आपको डैशबोर्ड पे मिल गया है। फिर ये ये सब एलिमेंट्स जो है मल्टीपल, जिसको डुअल टोन ट्रिपल टोन सॉर्ट ऑफ इफेक्ट दे देते हैं, वो आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो नया आ गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया आ गया। तो काफ़ी चीज़ें, एटलीस्ट जो डैशबोर्ड का टॉप पार्ट है वो कंप्लीटली चेंज हो गया XUV400 में, एंड यू गेट द सेम एग्जैक्ट सेम थिंग हियर एज वेल, विच इज़ अ नाइस थिंग, इट्स अ बिग पॉजिटिव। 10.25 इंच की टच स्क्रीन है बाय द वे। मैंने बोला था ना दो चीज़ें देते हैं, इसमें भी दो चीज़ें हैं। 10.25 इंच की भी दो स्क्रीन्स है, एक HD है, एक नॉन HD है। एक में ऑफकोर्स हार्मन कार्डन और ये इनका एड्रीनॉक्स जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है वो मिलता है, जो लोअर वेरिएंट उनके साथ में नहीं मिलता है। अब देखिए AX7 वेरिएंट में बैठा हूँ मैं डीजल के। अब यहाँ पे अगर आप टॉप इन वेरिएंट के साथ में ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो आप नहीं ले सकते हो। पहली बात तो ऑटोमेटिक, एक प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि इन्होंने अपने 1.2 लीटर दोनों टर्बोचार्ज इंजन के साथ में ऑफर किया है, वो डीजल में मिस कर दिया है, विच आई थिंक इज नॉट सो नाइस फॉर डीजल लवर्स, जिनको ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस भी चाहिए। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो सबसे बेस वाला और जो टॉप एंड है उसको छोड़ दीजिए, बीच में हर किसी वेरिएंट में वो AMT मिलेगा। ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पे डीजल के साथ में आप AMT समझ लीजिए, वैसे वो ऑटोमेटिक होता नहीं है। बट हाँ, अगर आप AX7L ट्रिम लेते हो, विच इज़ नॉट दिस वन, ये उससे जस्ट नीचे वाली है AX7L अगर आप लोगे तो उसमें एडिशनल कुछ फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलता है, ADAS जो है वो नहीं मिलता है लेवल 2, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको नहीं मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो AX7L के लिए रिजर्व रखी गई है। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें चेंज की गई है, विच मेक्स इट अ मोर लिवेबल स्पेस। ऑल्सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट महिंद्रा और स्पेसिफिकली 3XO, कि भैया टच स्क्रीन वगैरह दे दी है, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ टच ही हो रही है। हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड बटन्स आपको ऊपर दिए गए हैं। होम बटन है, म्यूजिक बटन है, कॉल उठाने का या कॉल लॉक चेक करने का जो है, रेडियो का डेडिकेटेड बटन है, वॉल्यूम के लिए भी डेडिकेटेड आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। फिर एक चीज़ जो लोगों को पसंद आती है कि सॉफ्ट टच मटेरियल्स वगैरह आपको मिल जाए, तो सॉफ्ट टच मटेरियल्स वगैरह यहाँ पे भी मिल गए हैं, ड्राइवर साइड भी मिल गए हैं, और यहाँ पर तो आपका सॉफ्ट टच मिलता ही है। तो एवरीवेयर यू टच द स्टीयरिंग व्हील, वहाँ पर लेदरेड फिनिश आपको दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स यू गेट व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। और ये चीज़ मुझे अभी बिल्कुल नहीं चाहिए, भयंकर धूप है। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि सनरूफ का इस्तेमाल भारत में आप कुछ 5-7 दिन कर लो तो कर लो, स्पेशली अगर आपको धूप खानी हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ लोग, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, लोग अपने बच्चों को सुखाने के ज़्यादा काम में लेते हैं, विच यू शुडंट डू। बट हाँ, एक पैनोरामिक सनरूफ दिया है, बट इस पैनोरामिक सनरूफ से एक और चीज़ हुई है, गाड़ी को ठंडे होने में ना टाइम ज़्यादा लग रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ ना, इट्स प्रिटी हॉट, इट्स रियली हॉट, क्योंकि वो जो आपका पैनल होता है, पेन जिसको बोलो या पैनल आप जिसको बोलो, वो जो होता है वो बहुत ही एक्चुअली गर्म होता है। और इसका AC जो कि बहुत इफेक्टिव है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर करता है, अभी भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, बट ठंडा होने में थोड़ा सा और टाइम लग रहा है। विज अगर आप हो सकता है कि छोटे सनरूफ वाला वर्जन लोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट गाड़ी की आधी जो ऊपर रूफ है उसको कवर कर लेता है। 65 वॉट का आपके लिए USB Type-C, literally you can charge your laptop if it supports Type-C, then you have Type-A, you have wireless charger, और कूल्ड ग्लव बॉक्स आई थिंक पहले भी आता था, बट अभी भी मेंटेन्ड है, बट कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल गया है, विच इज़ अ नाइस थिंग। स्पेशली गर्मियों में आपका पानी बस ठंडा ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, या जिस टेम्परेचर पे उस पर रह जाए तो बड़ी बात हो जाती है। सो यू आर सॉर्टेड दैट वे। सीट्स पहले भी कंफर्टेबल थी, दे आर स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स इन द सेगमेंट। ठीक ठाक विड्थ इनमें है, अच्छी खासी कंफर्ट आपको ऑफर करती है। Yes, it misses out on ventilated seats. They could have offered it. वैसे परफोरेटेड टाइप की इन्होंने सीट दी है, हो सकता है कि बाद में ले आए, वी नेवर नो। अब देखिए, गाड़ी की फ्रंट सीट्स तो बहुत अच्छी है, रेयर सीट जो है वो भी स्पेस आपको अच्छा खासा ऑफर करती है। मतलब अच्छा खासा लंबा आदमी बैठेगा तो भी पीछे एक पूरा अच्छी खासी हाइट का बंदा बैठ सकता है। आई एम नॉट अ वेरी अच्छी खासी हाइट का बंदा, आई एम अबाउट 5'6", बट हाँ, नी रूम वगैरह आपको मिल जाता है, हेड रूम अच्छा मिल जाता है, और तीनों जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और लिटरली सेगमेंट की सबसे चौड़ी गाड़ी है, तो वो सीट में भी आपको नज़र आता है कि 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। बट थाई सपोर्ट जो है वो पहले भी इसकी दिक्कत थी, वो अभी भी है, हल्की सी सीट को उठा देते तो आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती। Type-C का इंक्लूजन 12V पावर सॉकेट तो आई थिंक पहले भी आता था, और फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हो।
अगर चप्पल प्रो मैक्स जितना फ़ोन है तो बाहर निकलता रहेगा, बट फ़ोन चार्ज पे लगा के यहाँ पे छोड़ सकते हो। और विजिबिलिटी यहाँ से भी अच्छी लग रही है, बड़ा ग्लास एरिया है तो कहीं पे वैसा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं आ रही। इनफैक्ट जो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ किए हैं वो थोड़े लाइटर हैं। नाउ दिस कैन ऑल्सो गो अगेंस्ट इन सम रीजन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी, जैसे कि मैं जिस स्टेट में आता हूँ राजस्थान में, वहाँ पे हमारे यहाँ पर रोज़ कम से कम एक बार आंधी आती है, और अगर आप ऐसी गाड़ी में हो तो वो गंदगी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और जो पियानो ब्लैक फिनिश भी है अंदर दिया गया और बाहर दिया गया, वो भी गंदगी अट्रैक्ट करता है। बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, इट्स कंफर्टेबल, जस्ट थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता। ऑलराइट, तो फाइनली गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। बहुत हो गई बातें कि भैया क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसके लिए वेरिएंट एक्सप्लेन वाले बहुत सारे वीडियोस आपके पास आ गए होंगे, फर्स्ट लुक वीडियोस आ गए हैं, इसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने कि क्या कुछ चेंज किया गया है। बट बात है परफॉर्मेंस की, और वो इसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से रहा है। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था, इनके पेट्रोल इंजन में जो है ना वो डीजल के जितनी टॉर्क देते हैं। दो टर्बो चार्ज्ड, दो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आप एक ही गाड़ी के साथ में दे रहे हो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जो नॉन TGDI है वो थोड़ा कम फन है, वो भी अच्छा खासा पावरफुल आपको मिलता है। बट व्हाट आई एम ड्राइविंग राइट नाउ इज द वन दैट आई एम गोना पिक any day. Why? Because it's got the diesel torque. It is a diesel engine, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है और बहुत अच्छी पावर ये आपको ऑफर करता है। यू हैव परफॉर्मेंस ऑलवेज ऑन टैप। आप जब पुश करना शुरू करोगे यू हैव द पावर, बस आप 2000 RPM जो बैंड है उसको क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद में ये उड़ना शुरू कर देता है लिटरली। ऑल्सो राइड क्वालिटी, दे हैव रीवर्कड ऑन द सस्पेंशन, डैम्पिंग में थोड़ा चेंज किया है। ऑल्सो अप्रोच डिपार्चर एंगल जो इस गाड़ी का चेंज हुआ है उसकी वजह से थोड़ी बहुत ख़राब रास्तों पे परफॉर्मेंस जो है, मतलब आप थोड़े से और कंफर्टेबल हो गए इससे। ऐसा सस्पेंशन ऐसा नहीं कि एकदम भयंकर सपोर्ट कर देगा आपको कि आप प्रॉपर ही ऑफ रोडिंग कर लो, क्योंकि कंपनी ने बोला 350 वाटर वेटिंग कैपेसिटी है जो कि आपकी जिमनी की जितनी है। सो इट विल बिकम एज केपेबल एज जिमनी, बिकॉज जिमनी अगैन जिमनी इज़ अ बॉडी ऑन फ्रेम, उसका सीधा राइवल थार है एंड नॉट दिस वन। बट हाँ, एक वो कंफर्ट आपको ऑफर कर देती है कि अगर आप ख़राब रास्ते पे जा रहे हो तो राइड क्वालिटी अच्छी ऑफर हो रही है, अप्रोच डिपार्चर एंगल अच्छा हो रहा है, तो कुछ सर्टेन एंगल्स पे आपको थोड़ी मदद मिल जाती है। सो दैट्स दैट। बट 1.5 लीटर इज़ अ प्रीटी पावरफुल इंजन। 300 Nm का टॉर्क इज़ जस्ट फिनोमिनल। मतलब आप किसी भी गियर में यू हैव द पावर, इट रन्स, टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ ईगर टू गेट द स्पीड। और 1500 RPM पे पीक टॉर्क आपको मिल जाती है। इनफैक्ट 1500 RPM पे इनका TGDI की भी मिल जाती है, बट उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट दिस पर्टिकुलर डीजल इंजन इट इज स्लाइटली नॉइजी ऑन द आउटसाइड फॉर श्योर। पहले अंदर भी काफ़ी फील होता था, और इस बार इंसुलेशन में इन्होंने काम किया है जिसकी वजह से अंदर बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा इंसुलेशन ये लोग कर पाए हैं। वो NVH लेवल्स जो हैं यू विल फील इट द मोमेंट यू गेट इनसाइड। और अच्छी बात है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर बोलेरो नियो वाला नहीं दिया, क्योंकि उसका अंदर हो या बाहर हो, पेडल हो या स्टीयरिंग हो, हर जगह आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं, एक हार्श सी आवाज़ आपको सुनाई देती है। एंड सिंस आई एम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ नासिक, तो काफ़ी कर्वी रोड्स भी मिल रही हैं। द ओनली थिंग दैट आई मिस, it still needs to get better, is the steering. It just doesn't feel exciting enough for an engine which is very powerful. It is actually very powerful. एक जो steering feedback आपको चाहिए होता है ना, मतलब अंडर स्टेरी नेचर इसका अभी भी है। आई नो मेजॉरिटी जो चलाएगी वो इन सब रीजंस की वजह से नहीं लेती है, बट अगर आप एंथुजियास्ट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो देन आई थिंक वो स्टीयरिंग में भी काम आ जाता है। बाय द वे, स्टीयरिंग के डिफरेंट मोड जिसमें आते हैं, अभी मैं स्पोर्ट मोड एक्टिवेट कर लिया मैंने, कंफर्ट मोड आता है इसके अंदर, बट स्पोर्ट मोड एक्टिवेट कर लेते हैं। स्लाइटली हेवीनेस आ जाता है और उसी में मैं चला रहा हूँ, बट फीडबैक जो है वो अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल सा वेट है स्टीयरिंग में। मतलब ऐसा कुछ खास फर्क नहीं आ रहा, आप 40 पे चला लो या 70 पे चला लो, वेट जो है मोर लेस सेम रह रहा है। सी, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एट अ स्पीड ऑफ 90 एंड इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, 100, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। दिस इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। एक जो शिकायत आपको इस डीजल इंजन में आएगी वो ये, आप चाहे पुराने डीजल इंजन चला रहे हो या नए डीजल इंजन चला रहे हो, पेट्रोल से आ रहे हो, और अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, यूल ईजिली स्टॉल इट। आप आराम से इस गाड़ी को बंद कर सकते हो, आराम से। इसलिए एक तो क्लच का जो बाइट पॉइंट है वो थोड़ा सा, मतलब जहाँ चाहिए वहाँ नहीं होता है। ऑल्सो क्लच ट्रेवल ऐसा है कि नासिक मुंबई की याद आ जाएगी आपको जिससे जोक बढ़िया।
इतना बड़ा क्लच ट्रैवल है दैट बहुत लंबा आपको लगता है ये, और इसी चक्कर में वो बाइट पॉइंट फिर क्लच का ट्रैवल, इस वजह से आप गाड़ी को बंद कर देते हो बहुत ज़्यादा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव गॉट द टॉर्क अवेलेबल अक्रॉस द रिवर एज, और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी शहरों के हिसाब से, ट्रैक्टेबिलिटी के हिसाब से। इंजन सपोर्ट करता है इसको, बट क्लच जो है, क्लच का भारी होना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और शहर में अगर आप इतने भारी क्लच को चला रहे हो तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अदर देन दैट इट्स अ नाइस कार टू ड्राइव, वेरी गुड विजिबिलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। इसके अंदर ऑफकोर्स 360 डिग्री कैमरा नहीं आता। एक AX7 के अंदर AX7L लेते हो तो 360 डिग्री कैमरा आ जाता है। हालांकि गाड़ी इतनी छोटी है, ना भी दो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ी गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा ज़्यादा काम का है, बट इसका जो कैमरा है ना वो बहुत ही कमाल क्वालिटी का है। लेट मी शो यू। रिवर्स क्लिप उठाओ, पीछे करो, द क्लैरिटी इज़ प्रीटी गुड। आई एम नॉट श्योर कैमरा कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। डीजल इंजन में दम खम तो है, वो क्लच वाला एक प्रॉब्लम है, और आई सो विश कि ये लोग प्रॉपर ऑटोमेटिक दे देते। क्यों अभी भी इतने शानदार इंजन को आप थोड़ा it's like not respecting the engine that you have created by offering an AMT which is सेमी ऑटोमेटिक, सेमी मैनुअल, मतलब हाफ ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो, वैसे मैनुअल ही होता है वो, उसके कुछ ऑपरेशंस ऑटोमेट हो जाते हैं। बट इसके साथ में जब आपने पेट्रोल के साथ में 6 स्पीड आइसेंसोर्स दे दिया है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, और दोनों ही 1.2 लीटर TGDI के साथ भी और जो नॉन TGDI है उसके साथ भी, तो इसके साथ में इसने क्या गलती कर दी थी, इसके साथ भी दे देते। लेट्स टेक अ यू टर्न, एंड टेकिंग अ यू टर्न इज अ ब्रीज, ऑनेस्टली it's a breeze. Overall, it has improved a lot. It feels better, for sure. Let's go to the 1.2 liter TGDI. And I drove the 1.2 liter TGDI petrol as well for some time, which is a powerhouse, but only after 1500 RPMs. पहले की ही तरह इनिशियली अच्छा खासा टर्बो लैग आपको फील होता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शहर में ड्राइवेबल नहीं है। इनफैक्ट इनका जो नया एसन सोर्स्ड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है वो ठीक ठाक ड्राइवेबल इसे बना देता है डिस्पाइट द लैग। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिस इज द बेस्ट गियर बॉक्स इन द सेगमेंट। इट श्योरली इज मच बेटर देन मारुति ब्रेजा's lethargic 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। पर जैसे ही आप 1500 आरपीएम क्रॉस करेंगे you'll feel the rush of power which at times feel exciting, बट जितनी पावर ऑन पेपर है 130 bhp एंड 230 Nm ऑफ टॉर्क, उतने अच्छे से ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट ट्यून नहीं है। शायद मैनुअल के साथ इसमें ज्यादा मजा आएगा, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे चलाने को नहीं मिला। As far as the fuel efficiency is concerned, it is still a concern, especially TGDI पेट्रोल के साथ में। शहर में ये आपको अराउंड 12 kmpl देगी और हाईवे पर 15 kmpl। डीजल में आप हाईवे पर 17 to 18 kmpl निकाल सकते हैं और शहर में अराउंड 14 kmpl। And now the final words. Alright, so with the Mahindra XUV 3XO, इन्होंने कुछ इश्यूज एड्रेस किए हैं जो कि ज़रूरी थे, बट कुछ इश्यूज जो एक्चुअली काफ़ी ज़रूरी थे उनको भी मिस आउट किया है। स्पेशली बूट स्पेस जो हो गया, स्टीयरिंग में मतलब वो जो फील है वो अभी भी थोड़ी मिस करती है। बट लेकिन अगर आप रेगुलर रोड्स पे चला रहे हो तो यू वोंट कंप्लेन अबाउट इट। बट इट्स गॉट पोटेंट इंजन्स, शानदार इंजन्स हैं भाई साहब। इनका पेट्रोल इंजन कई सारे डीजल इंजन से ज़्यादा टॉर्की है, इनका डीजल इंजन ऑलरेडी काफ़ी टॉर्की है, और आपको पेट्रोल इंजन को और ज़्यादा टॉर्की बनाना है तो ऑटोमेटिक आप ले सकते हो, जिसमें थोड़ा सा बूस्ट भी आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है, प्राइसिंग थोड़ी फिक्स की गई है, स्पेशली अगर आप AX5 तक जा रहे हो तो प्राइसिंग इज़ प्रीटी सॉर्टेड ऑनेस्टली। बट जैसे ही AX7 और AX7L की तरफ जाते हो तो प्राइसिंग फिर वही नेक्सॉन के टॉप एंड के आसपास आने लग जाती है, जो कि मुझे ऑलरेडी काफ़ी महंगी लगती है। एंड फॉर अ सब कॉम्पैक्ट SUV आई थिंक स्पेंडिंग मोर देन 13 लाख या खींच के 14 लाख ऑन रोड isn't logical to be honest। बढ़िया, अगर आप लोअर वेरिएंट्स में जा रहे हो तो वो ठीक ठाक सेफ्टी फीचर्स भी लेकर आते हैं, जो ज़रूरी फीचर्स है वो भी लेकर आते हैं, तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप सब कॉम्पैक्ट SUV स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है कि मैंने कैसे किया इस वीडियो में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई गलतियाँ हों, कुछ त्रुटियाँ हों तो हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।